हेलो बच्चों, कैसे हो? टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. दिस इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर. चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. इसमें मतलब किसी चार्ज को अब हमें क्या कराना है? मूव कराना है. अगर कोई चार्ज मूव करेगा तभी उस पर फोर्स लग सकता है, अदरवाइज इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा. जैसे तुमने देखा होगा किसी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है E. अब इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, केवल स्टेबल है, तो इस स्टेबल चार्ज पर ऑटोमेटिक फोर्स लगने लगता है. वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है F=QE. अब वो डिपेंड करता है किधर लगना है. वो डिपेंड करे किधर लगना है. तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बोलते हैं. अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट लगेगा. अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव है ना, तो इस पर चार्ज पर फोर्स नेगेटिव है तो इधर लगेगा. लेकिन फोर्स ऑटोमेटिक लगने लगता है. लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं है. मैग्नेटिज्म में चार्ज अगर रखा हुआ है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, भले उसके पास मैग्नेटिक फील्ड हो अदरवाइज ना हो. तो इसके लिए हमें पढ़ना है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मतलब चार्ज को मूव कराना ही पड़ेगा, तब आप उस पर फोर्स वगैरह और उस पर वर्क कर सकते हैं. तो इसके लिए हमने थोड़ा सा आइडिया दिया. जब हम चार्ज को किसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे वहाँ पर तो फोर्स आता था, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा सिचुएशन नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कराऊं, तो सबको पता है 10th क्लास में पढ़ते आए होंगे, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा नहीं होगा? अब इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. अब मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया. सपोज भी एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और चार्ज हमारा रेस्ट पे. अगर चार्ज रेस्ट में है तो इस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. मैग्नेटिक फील्ड तो इसके चारों तरफ है ही, लेकिन चार्ज हमारा कैसा है? रेस्ट है. तो इस चार्ज के रेस्ट होने पर देयर इज नो फोर्स विल बी एक्ट. तो हमको यही पढ़ना है कि भाई कब फोर्स लगेगा? जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे. ये सारा कुछ पढ़ेंगे. इसके बाद हम किसी करंट कैरिंग वायर में करंट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कितनी स्ट्रेंथ का बनता है. पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसके लिए सभी बच्चों हम इस टॉपिक को शुरू से स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ है बायो-सैवर्ट लॉ. इस लॉ के बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए. बायो-सैवर्ट लॉ. बायो-सैवर्ट ने एक लॉ जनरेट किया. वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता. जैसे हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, वैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है. जो जितना वैल्यू हमारा कूलॉम्स लॉ में था फोर्स का K=Q1 Q2/r², उतना ही वैल्यू इस बायो-सैवर्ट में मैग्नेटिक फील्ड का भी है. उसमें कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज कैसे होने चाहिए थे? चार्ज यहाँ पर होने चाहिए थे पॉइंट चार्ज. कैसे होने चाहिए थे? पॉइंट चार्ज होने चाहिए थे. Q1 और Q2 वो पॉइंट चार्ज हो, ठीक है. तो इनके बीच में फोर्स लगता था K=Q1 Q2/r². फोर्स क्या लगता था? याद है? K=Q1 Q2/r². ये फोर्स क्रिएट होता था. लेकिन ये फोर्स का फॉर्मूला कभी वैलिड होता था जब चार्ज कैसे होते थे? पॉइंट चार्ज. अदरवाइज इसके लिए वैलिड होता ही नहीं था. हम इसे एक डिफरेंशियल, एक बड़ा स्फीयर पे चार्ज होता था जिसमें स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट लेते थे, उसमें कट करते थे, सब ऐसा चलता था. लेकिन इसमें क्या होता है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को. बायो-सैवर्ट लॉ में क्या होता है? एक करंट एलिमेंट होता है जिसमें करंट जाता है I. एलिमेंट मतलब कोई वायर, कंडक्टिंग वायर. अब इस वायर की तरफ एक लेते हैं एलिमेंट वेक्टर, उसे बोलते हैं डेल्टा एल. अब डेल्टा एल DL भी इसमें रिप्रेजेंट करते हैं. ये डेल्टा एल की डायरेक्शन हमेशा करंट की दिशा में हो लेते हैं. तो डेल्टा एल ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेयर
करेक्ट। इसी डायरेक्शन में एक पॉइंट लेते थे P और एंगल हमेशा DL से बनता था R की तरफ। ये पोजीशन वेक्टर है R। अब यहां से DL से R की तरफ एंगल बनता था थीटा। तो बायो-सैवर्ट ने इन्हीं 3 फैक्टर्स पर बात कही है। तो ये तीनों फैक्टर आपको सबको पता होने चाहिए। 4 3 नहीं 4 है। कौन कौन से? करंट हो गया, एलिमेंट हो गया, R पोजीशन हो गया और एंगल हो गया। तो बायो-सैवर्ट ने इन पर क्या डेफिनेशन बताई थी? उन्होंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड BB एक प्रोपोर्शनल करेगा करंट पर, फिर प्रोपोर्शनल करेगा एलिमेंट पर, इनवर्सली होता है स्क्वायर ऑफ पोजीशन पर। ये सब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। DB सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और साइन ऑफ द एंगल पर उन्होंने कुछ इन पॉइंट के बारे में बताया था। तो करंट का पहला पॉइंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा पोजीशन हो गया, चौथा एंगल हो गया। और एंगल ध्यान रखना हमेशा करंट एलिमेंट से पोजीशन की तरफ लेते हैं, आगे बहुत बार यूज होने वाला है चीज। तो हमने सबको मिलाया, इन सारी इक्वेशन को मिलाओ तो एक फॉर्मूला बनेगा DB इक्वल टू DB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट आता है, जैसे उसमें कूलम्ब्स में कांस्टेंट आया था, इसमें भी कांस्टेंट आता था। तो इसमें कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को नाम देते हैं K की जगह रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू होती है 10 की पावर -7। यूनिट चाहो ध्यान से निकाल सकते हो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इसको यूनिट को टेस्ला के टर्म में लिखा है। तो ये वैल्यू हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, जैसे उसमें होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होती थी वैल्यू 9 × 10⁹, वही चीज इसमें होती है। तो ये मेन फॉर्मूला होता है बायो-सैवर्ट का। कभी कभार पूछ लेते हैं कि बायो-सैवर्ट के फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए। ये फॉर्मूला हमारा स्केलर में, मैग्नीट्यूड में। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? कि वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी दो चीज बताता है, मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन बताएगा। तो बिना मैग्नीट्यूड के भी मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं निकाल पाएंगे, बिना डायरेक्शन के भी नहीं निकाल पाएंगे, दोनों का ही वैल्यू सेम है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? पाम रूल से। कैसे निकालेंगे पाम रूल? जिधर करंट है उधर थंब करो। पाम रूल क्या होता है? जिधर करंट है उधर थंब, पोजीशन है उधर पॉइंट फिंगर्स, और जिधर हथेली है पाम, दैट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल रूल। तो क्या होगा? DL इधर, तो इधर क्या आ रहा है? अंदर की तरफ हथेली आ रही, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर होगा इसका? आउटसाइड से इनसाइड। तो क्रॉस को क्या कहते थे? आउटसाइड से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। डॉट होता तो इनसाइड से आउटसाइड होता। ये सिंबल होते हैं 3D में बनाने के। कभी भी हम व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड हमारा 2D होता है, इसमें एक्स एक्सिस दिखा सकते हैं, वाई एक्सिस दिखा सकते हैं, लेकिन हम जेड एक्सिस में कैसे दिखाएंगे? जेड एक्सिस में दिखाने के लिए हमें ये क्रॉस डॉट का यूज करना पड़ता है। क्रॉस मतलब होता है फील्ड बाहर से अंदर जा रहा है, डॉट मतलब होता है अंदर से फील्ड बाहर आ रहा होगा। तो जब इसमें यूज होगा तब हम बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना बायो-सैवर्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। अब हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि इस बायो-सैवर्ट को हम मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो उसको इतना नोट करें, फिर आगे बताते हैं। हो गया? चलिए अब इसके बाद इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बायो-सैवर्ट लॉ को, फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। DV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला होता है बायो-सैवर्ट का। अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, इसमें करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर, मतलब होती टेंसर है, वैसे हम लोग स्केलर में काउंट करेंगे। DL और साइन है, तो भाई अब जिसमें साइन आता है तो ध्यान रखो उसमें डॉट प्रोडक्ट होगा, क्रॉस होगा।
इसमें देखो साइड में लिखता हूं वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। तो बताओ इसमें साइन आ रहा है कॉस आ रहा है, साइन कंपोनेंट आ रहा है, तो मतलब ये तो कंफर्म है क्रॉस आना चाहिए। दूसरी बात ये, एक तो करो करंट एलिमेंट हमारा वेक्टर था, हमने वो माना था, लेकिन एक पोजीशन भी माना, लेकिन यहाँ पर आर तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से आर का मल्टीप्लाई और आर का डिवाइड करा देते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि 4 पाई आई dl r sin थीटा, एक तो ये बन गया, और आर स्क्वायर आर क्या बन गया, आर क्यू बन गया। अब देखो dl है, r है sin थीटा, इसमें हमने एक डायग्राम में देखो याद करो बताया था, डायग्राम में करंट एलिमेंट है dl, जिसकी डायरेक्शन करंट की दिशा में थी, एक पॉइंट लिया था p, पोजीशन वेक्टर ये भी था। तो देखो एक dl एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर में थे, इनकी मैग्नीट्यूड तो सामने है, sin थीटा भी है। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे क्रॉस लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे ना, क्यों, साइन आ रहा है, और लिखना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि dl r sin थीटा क्रिएट अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड के इस नए फॉर्मूले को लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस वेक्टर r upon r cube. This is very important formula for ask the formula of Biot-Savart law, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर में लिख के दिखाइएगा, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, कभी कभार फॉर्मूला ये भी आ जाता था बोर्ड में, कहीं पूछ ले एमसीक्यू वगैरह में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई r क्रॉस dl अपॉन r क्यूब। क्या ये फॉर्मूला सही है, बताओ, ये फॉर्मूला हमारा सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें dl क्रॉस r होना चाहिए, ना कि r क्रॉस dl। इसको सही करने के लिए आगे साइन किसका लगाना पड़ेगा हमें, माइनस का, तब ये पूरा फॉर्मूला हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा। तो इतना ना करके सबसे एक ध्यान रखो, dl क्रॉस r होता है, ना कि r क्रॉस dl होता है। मतलब करंट एलिमेंट से एंगल देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, मतलब पोजीशन की तरफ, एलिमेंट से चलेंगे पोजीशन की तरफ, ये ध्यान रखो बस, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फॉर फाइनाइट वायर के लिए। किसी फाइनाइट वायर का अगर आपकी लेंथ पता, फाइनाइट वायर है आपके पास, फाइनाइट वायर किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ को हम काउंट कर सकें, तो वो हम अगला वीडियो लेके आएंगे। उसके लिए फिलहाल के लिए बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है वो इतना है, ठीक है। थैंक यू।